दीवार पे आ जाता है। नहीं, मतलब भूत फिल्मों के अलावा ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। हम कह सकते हैं कि मोर और लेस पंखा बेचारा छत पर जहाँ टंगा हुआ है, वो एक किस्म के, और अगर बंद है ऑफ कोर्स, मतलब वो गोल गोल नहीं घूम रहा, तो बढ़िया मस्त वक्त के साथ नहीं बदल रहा। वैसे ही बहुत सारी चीजें हम देखेंगे अपने जीवन में इक्विलिब्रियम में। हमें दीवार पे आप कोई निशान लगा दीजिए, क्या ऐसा होता है कि वो निशान वक्त के बाद बदल जाता है? नहीं, वो निशान जहां है वहीं रहता है। ऐसा नहीं कि आज अपने यहाँ कैलेंडर टांगा, वो कैलेंडर डिंग 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 करके अपने आप दीवारों पर रेंगने लगता है सांप की तरह। नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? अरे इक्विलिब्रियम नहीं है। और इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। कौन सा? एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक, जैसे कैलेंडर अपनी जगह टंगा है, मकान अपनी जगह स्थिर है, मतलब वो न धंस रहा है न उग रहा है, जैसा है पड़ा हुआ है चुपचाप। पंखा टंगा हुआ है जैसा है, वो न नीचे आ रहा है न ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं है ना। हम कहते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, न मैक्रोस्कोपिक स्केल पे और न ही माइक्रोस्कोपिक स्केल, मतलब चीजें लेकिन उसी के विपरीत एक दूसरा बहुत मजेदार फिनोमेना है। कौन सा? जिसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या है? जैसे मोहतरमा को देखिए, है ना, ये भाग रही है, ठीक है, भाग तो रही है, लेकिन ये भाग मिलकर भाग करने पर भी आप देखें वो आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों? वो जितना आगे बढ़ती है मशीन उतना उन्हें पीछे ढकेल देती है। वो जहां है स्थिर है, बस भाग रही है। नो, अगर आप देखें ये ट्रेडमिल का दृश्य, आप कह सकते हैं कि उनकी लोकेशन जो है एक्स एक्सिस पर, मतलब हॉरिजॉन्टली ना आगे जा रही है ना पीछे, जहां है वही है। एक तरह से वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार केस देखिए। कौन सा? नल से देखिए, एक बाल्टी में हम पानी डाल रहे हैं, हाँ जी, और उसी बाल्टी से एक दूसरे नल से ठीक उसी फ्लो रेट से हम पानी निकाल रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो बाल्टी में जो पानी का लेवल है वो कांस्टेंट है, पानी आ रहा है और जा रहा है। अच्छा, ऐसे ही नदी है, नदी हमेशा एक जैसी दिखती है, तो क्या उसमें वही पानी है ना? पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, लेकिन नदी वहीं की वहीं है। वैसे तो जानकार लोग इसे स्टीडी स्टेट बोलते हैं, लेकिन कई बार लोग इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये उदाहरण भी है। राइट, चलिए। और केमिकल रिएक्शंस में अगर आप लगाएंगे तो केमिकल रिएक्शंस में हम कहते हैं भैया दो तरह के होते हैं। कौन सा? एक तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो हो गया तो मतलब हो गया, अभी दोबारा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। एक है इरिवर्सिबल और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या है इरिवर्सिबल और क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन? आइए देखते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन जो एक ही दिशा में चले और उल्टा न चल सके, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, जैसे जैसे बम फूट गया, धमाका हो गया, वो भी क्या है? तो केमिकल रिएक्शन। अच्छा, तो क्या ऐसा होता है कि बम से धमाके से फूटा और फिर जो फूटे हुए बम के अवशेष थे वो वापस आए और जुड़ के नया बम बन गया? ऐसा तो कभी नहीं होता। बम फूट गया वो एक तरफ ही होता है, वो उल्टा नहीं आता। इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, तो आप देखें उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स लगभग पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी हाँ, पूरा रिएक्शन हो जाता है। प्रोडक्ट्स वापस पलट कर रिएक्टेंट बनाते हैं? जी नहीं। धमाके के बाद जो चिथड़े उड़ते हैं वो चिथड़े दोबारा जुड़कर बम और जिंदा इंसान नहीं बनाते। तो दैट इज टोटली एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या इसमें किसी किस्म का इक्विलिब्रियम आ रहा है? ना, वक्त के साथ लगातार चेंज हो रहा है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा। रिएक्टेंट समाप्त हो गया तो रुक गया, कोई ऐसी इक्विलिब्रियम जैसे स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? एक तो भाई था बम का धमाका करा लीजिए, और भी बहुत सारे हैं। कोयले जलाइए, मोमबत्तियां जलाइए। अच्छा, तो कंबशन रिएक्शंस या पटाखे छुड़ा लीजिए, ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? आपने मोमबत्ती जलाई तो उससे मोम पिघल के जो टपक रहा है वो तो ठीक है, देखते रहिए आप, लेकिन एसेंशियली वैक्स क्या है? अल्केन्स हैं, ये जलकर बनाते हैं CO2 और H2O, और ये एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर में फैली हुई CO2 और H2O वापस आती है और मोमबत्ती और ऑक्सीजन में टूट जाती है? नहीं, हवा में अपने आप मोमबत्तियां प्रकट नहीं होती। क्या नॉनसेंस है ये? जी हाँ। तो क्या ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है मोमबत्ती का जलना? जी हाँ, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि कितनी भी एनर्जी आप दे दो, अपने आप हवा में मोमबत्तियां ऐसी प्रकट नहीं होती, क्योंकि CO2 और O2 मिले और O2 सॉरी CO2 आए और वो अपने आप मोमबत्तियों में प्रत्यक्ष हो जाए, CO2 और H2 मिलके और O2 छोड़ दे। दैट उल्टा रिएक्शन नेवर नेवर एवर हैपेंस। दे आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, राइट? चलिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस को? तो हम कहते हैं कि भैया एक सिंगल एरो होता है, फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड जा रहा है, तो तीर लगाते हैं और उसमें ऐसे बना देते हैं, दैट्स इट।
अच्छा, और जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते? हाँ, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, जी लेंगे इसके साथ। कोई एग्जाम्पल और दूसरे थोड़े केमिकलिश एग्जाम्पल दीजिए बम फूटने के अलावा। प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, बड़े मशहूर रिएक्शन है, इनको देखिए। प्रेसिपिटेशन कैसा है? NaCl में आपने सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, धड़ाम पीपीटी हुआ किसका? AgCl का। और प्रैक्टिकली बहुत नेग्लिजिबल छोड़ दे तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा क्लोराइड या Ag प्लस आयंस प्रेसिपिटेट हो जाएगा किसमें? AgCl में, और शेष रह जाएगा सोल्यूशन में NaOH। या HCl और NaOH मिला दिए, जब मिलाएंगे तो पूरे के पूरे रिएक्ट कराते हैं और करते हैं, बनाते हैं NaCl और पानी, और वो लौट कर वापस नहीं आते। अच्छा, ये क्या है? ये बहुत क्लासिक एग्जांपल्स हैं जिसके इरिवर्सिबल रिएक्शंस के। अच्छी बात है। और क्या कोई रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स रिवर्सिबल भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? आइए देखिए। वो रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में हो वो कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, मतलब वो फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स रिएक्ट कर रहे हैं और वापस बना रहे हैं रिएक्टेंट। अच्छा, ऐसा भी होता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन कहलाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, तो ये अगर फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और बैकवर्ड भी, तो इधर गया फिर इधर आ गया, फिर गया फिर आया, फिर गया फिर आया, फिर गया, तो गोल गोल नाचते रहेंगे। हाँ, गोल गोल नाचते रहेंगे इस तरह से, तो ये तो कभी कंप्लीट नहीं होंगे। हाँ, ये कभी कंप्लीट नहीं होते, तो दे नेवर अंडरगो कंप्लीशन। रिएक्शन रुकता नहीं है, द शो ऑलवेज गोज ऑन। ठीक है। प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू गिव यू रिएक्टेंट बैक अगेन। यस, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलते हैं तो प्रोडक्ट से भी वापस रिएक्टेंट मिल सकते हैं। क्या इसमें इक्विलिब्रियम आ सकता है? हाँ। कैसे? क्या रहस्य में लगता है? आइए और एग्जांपल देते हैं, बात करते हैं। और उसके पहले एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स देख लीजिए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए तीर था, तीर में टिंग टिंग ऐसे बनाया था। यहाँ पर डबल एरो है, और डबल एरो में देखिए ये इसके बाद यहाँ इतना ही है, ये जो था ये नहीं। आप अगर एरो बना रहे हैं तो बस ऐसे इधर, उल्टा आएगा तो ऐसे। अच्छा, ये तो बहुत टाइम पास है। जी हाँ, इसी तरह से लिखते हैं केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे जैसे एक बहुत मशहूर केस है, H2 प्लस I2 टकड़क 2HI, मैं अक्सर टकड़क बोल देता हूँ इसको, फॉरवर्ड बैकवर्ड को, है ना। H2 प्लस I2 फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों है, और 2HI। ठीक है, इसका मतलब H2 I2 रिएक्ट करके बनाते हैं HI, तो HI भी टूट जाता है और बनाता है H2 और I2। और भी बहुत मशहूर रिएक्शंस रहे हैं, जैसे बहुत पुराना एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसकी बहुत स्टडी करी गई है, वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। क्या बोला? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या है? साबुन बनाते हैं लोग। अच्छा, कैसे बनाते हैं? बताता हूँ। RCOOR डैश, ये क्या था? ये एस्टर का फॉर्मूला है। अच्छा, और ये एस्टर कहाँ है? ये एस्टर अक्सर ऑयल्स में होता है, फैट्स में होता है, वो अक्सर एस्टर्स होते हैं। और अगर उनको हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, अच्छा, तो पता है क्या होता है? आपको मिलता है RCOO माइनस Na प्लस RCONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और अगर ये फैटी एसिड बहुत ही फैटी हो, मतलब कार्बन चेन में 17 18 20 25 कार्बन हो, लंबी कार्बन चेन हो, तो ये बकायदा काम कर सकता है किसका? सोप का। अच्छा, तो सिर्फ अगर R छोटा हुआ तो तब नहीं, कम से कम 17 18 कार्बन तो हो तब मजा आता है, और तब ये साबुन जैसे काम करना शुरू करता है। प्लस ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा R डैश OH। ठीक है, ये क्या था? ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन था जिसमें साबुन बन रहा था, सोप बन रहा था। शानदार है, बिल्कुल। अब इसमें पता है क्या होता था? पुराने लोग जो साबुन बनाते थे, मतलब पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अकबर के जमाने की, तो साबुन बनाना एक आर्ट था। मतलब जैसे लोग पेंटिंग करते थे, गाना लिखते थे, ऐसे ही वो इमोशनली साबुन बनाया करते थे। अब आपको ये सुन के बहुत हंसी आ सकती है, आप कह सकते हैं कि तो पूरा साइंटिफिक रिएक्शन है, इसमें आर्ट क्या भला है? लोगों को इसका बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं थी, इसका आइडिया नहीं था। तो कभी तुक्के में अच्छा साबुन बनता था, कभी नहीं बनता था। कई बार क्या करते थे, वो NaOH और एस्टर को 3 3 दिन तक उबाला करते थे। मान लो रिएक्शन तो एक दिन में हो गया जितना होना था, पर उनको है कि अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है, कभी और होगा। और सच तो ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जितना आना जाना था आ जा चुका है। और अब किसी का भी कंसंट्रेशन वक्त के साथ नहीं बदल रहा। जितना एस्टर था एस्टर था, जितना NaOH था NaOH था, जितना साबुन था उतना ही साबुन था, और ज्यादा बनना नहीं है। पर उनको तो पता ही नहीं चलता, बेचारे उबाले जा रहे उबाले जा रहे उबाले जा रहे हैं। क्यों? अरे जी, जैसे वो पेंटर पेंटिंग कर रहा है, कोई गीतकार गीत लिख रहा है, ऐसे ये साबुन वाले हैं जी, ये साबुन बना रहे हैं, वो चलता है, वो ड्रामा चलता रहता है। नाउ थैंक्स टू केमिकल इक्विलिब्रियम,
हमारी स्टडी थोड़ी सी बेहतर है और हम एक रीजनेबल एक्यूरेसी से कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि भाई कितना वक्त कहाँ तक आने में लगेगा, आने के बाद कंसंट्रेशन कितने होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी बातें हैं। और उन सबको हम, उनमें से कई चीजों को हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। चलिए, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हवा में जब बिजलियां कड़कती हैं तो पता है, एक रिएक्शन, बहुत ही मशहूर रिएक्शन है नाइट्रोजन सैकी का, N2 थोड़ी सी इनर्ट जैसी गैस है, N2 जल्दी रिएक्ट नहीं करती, और अगर आकाश में बिजलियां कड़क रही हैं भयंकर, तो आप देखेंगे N2 और O2 थोड़ी सी कंबाइन करती हैं और बनाती हैं नो, ओ नो, यस, दे फॉर्म NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, PCl5 एक दूसरा पदार्थ है, अच्छा पदार्थ है, ठीक है। अगर आप उसको एक डब्बे में, बंद डब्बे में हीट करेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और हीट करें तो क्या होगा, उब जाएगा, और हीट करें तो PCl5 कड़क डिसोसिएट करता है किसमें, PCl3 और Cl2 में। अगर 465 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर ले और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि PCl3 खुद भी क्लोरीन से रिएक्ट करके वापस PCl5 बना सकता है। अच्छा, तो ये इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं। जी हाँ, ये इक्विलिब्रियम के शानदार एग्जांपल्स। अच्छी बात है। तो कितने तरह का होता है इक्विलिब्रियम? बड़े लोग कहते हैं कि दो तरह का होता है। एक जिसे कहा जाता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और दूसरा जिसे कहा जाता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है ये? आइए देखते हैं। ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। अगर हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की, अगर इक्विलिब्रियम होमोजेनस हो तो जितने रिएक्टेंट हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, सबका फेज सेम, सबका मालिक एक। अगर गैस है तो सारे गैस हैं, लिक्विड है तो एक दूसरे में मिक्सेबल, एक दूसरे में मिक्स हो जाने वाले सारे लिक्विड्स हैं। ऐसा वो एक होमोजेनस फेज है। अच्छी बात है। जैसे जैसे देखिए, अल्कोहल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं एस्टर और पानी। वाओ! और ये कैसा है, ये सब एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। ध्यान रखना, लिक्विड्स में एक और बंदिश है क्या, जैसे पानी में अगर आप सरसों का तेल डाल दें तो पानी के साथ सरसों का तेल मिक्स नहीं होता, वो होमोजेनस नहीं, हेटेरोजेनस कहा जाएगा। तो दो लिक्विड हैं तो वो होमोजेनस हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, दे हैव टू बी मिक्सेबल। तो मिक्सेबल लिक्विड्स आर होमोजेनस। और अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इमिसिबल जो आपस में मिक्स नहीं होते, अगर ऐसे लिक्विड्स हैं तो कैसे हैं, तो हम कहेंगे वो हेटेरोजेनस हैं, उनमें एक से ज्यादा फेजेस हैं। गैसेस कभी भी हेटेरोजेनस नहीं होती। दो गैसें कभी मना नहीं करती कि नहीं मैं इसके साथ मिक्स नहीं करूं, ऐसा नहीं होता, वो मिक्स होकर ही दम लेते हैं। लिक्विड्स मिक्सेबल हो सकते हैं, अक्सर होते हैं, पर कई ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते। अगर मिक्सेबल लिक्विड्स हैं तो होमोजेनस है, और अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं, चार लिक्विड्स हैं, चार में तीन आपस में मिक्स करते हैं और एक नहीं करता, तो भी दो अलग अलग फेजेस हो जाएंगे, एक से ज्यादा फेजेस हो जाएंगे, और हम कहेंगे ये कैसा है, ये हेटेरोजेनस है। और सॉलिड्स के लिए बताओ, सॉलिड्स लगभग हमेशा हेटेरोजेनस ही होते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम ऑक्साइड है। मान लीजिए आप कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ये डायमंड्स है और ग्रेफाइट है। इक्विलिब्रियम है कि डायमंड कन्वर्ट्स टू ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट कन्वर्ट्स बैक टू डायमंड, ऐसा कुछ है। तो दोनों सॉलिड्स हैं, हाँ जी, दोनों कार्बन है, हाँ जी, फेज अलग अलग है, एलोट्रोपिक फॉर्म अलग अलग है। तो इसका मतलब डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी फर्क होगा तो हम कह देते हैं कि भाई फेज। फेज क्या होता है, एक जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक जैसी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सॉलिड फेज में, एक जगह दूसरे के सब जगह रहे, तब बोलते हैं एक फेज है। अगर कहीं केमिकली कुछ और है, कहीं कुछ और है, भले ही आपने दो चीजों को पाउडर करके मिक्स क्यों ना कर दिया बहुत अच्छे से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अलग, कैल्शियम ऑक्साइड अलग, आपने महीन पाउडर किया और मिक्स कर दिया, आपको लगा ये तो बढ़िया से मिक्स हो गए, हाँ जी, ये एक फेज हो गया, दोनों सॉलिड सॉलिड भाई भाई तो एक ही फेज है। नहीं, जो क्रिस्टल होगा एक कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें आप प्रवेश कर जाएं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हर तरफ कैल्शियम में कार्बोनेट है, वहां कहीं ऑक्साइड नहीं है। और कैल्शियम ऑक्साइड में प्रवेश कर जाएं आप, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कहीं कार्बोनेट नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट केमिकली अलग फेज है, कैल्शियम ऑक्साइड केमिकली अलग फेज है, अलग अलग फेजेस हैं, हेटेरोजेनस है ये, ऐसा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप, मुझे उम्मीद है ये होमोजेनस और हेटेरोजेनस शब्द आप समझ गए होंगे। होमोजेनस का एक दूसरा उदाहरण है H2 और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं HCl। कैसा है ये?
सब गैसें हैं, गैसेस तो होमोजेनस होकर ही दम लेती हैं, तो ये तो होमोजेनस ही होगा जी। ठीक है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में से कोई भी एक से ज्यादा फेज में हो गए, दो फेज या उससे ज्यादा हो गए, तुरंत बोलते हैं कि ये हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का लक्षण है। तो हम तुरंत बोलते हैं कि ये हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का लक्षण है। अच्छी बात है। जैसे कई उदाहरण दे रखे हैं, मैंने दो तो पहले दे भी दिए थे आपको। कौन सा? डायमंड, टकाटक ग्रेफाइट, एक ही केमिकल कॉम्पोजिशन है, कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग हैं, अलग अलग फेजेस के नेचर हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अलग फेज है, कैल्शियम ऑक्साइड का अलग फेज है, भले ही दोनों सॉलिड हैं और CO2 तो गैस है, तो एक अलग तीसरा फेज है। तो इसमें दो नहीं 3 फेजेस होंगे। तो और फरमाइए, कैल्शियम कार्बोनेट अलग, कैल्शियम ऑक्साइड अलग, CO2 अलग। अच्छा, और यहाँ पे क्या है? आयरन प्लस पानी दे रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। वाओ, ये क्या है? कहीं सॉलिड है, कहीं वेपर है। ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा है? ये भी होमोजेनस, सॉरी हेट्रोजेनस। आसान है, शानदार है ये, अच्छी बात है। होमोजेनस इक्विलिब्रियम का उदाहरण देखिए। PCl5 था, आपने गर्म किया, PCl3 की मात्रा कम होती जा रही है, और PCl5 की और PCl3 और Cl2 जो उसके डिसोसिएशन से बनते थे वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक नौबत ऐसी आएगी जब ये कम होना और ये बढ़ना बंद हो जाएगा, और कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा PCl5 का, कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा PCl3 का, और कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा Cl2 का। वक्त के साथ किसी भी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन बदलेगा नहीं, और जब ऐसा हो जाएगा हम खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, आ गया है इक्विलिब्रियम। कैसा होता है? ऐसा जरूर होता है। अच्छा, और कोई एग्जांपल दीजिए। आप देखिए, जैसे बहुत मजेदार एक एग्जांपल है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। आपने पूछा है कितने हैं और कौन कौन से हैं होमोजेनस। ये तो आसान है, ऑफ कोर्स आसान है। करिए तो सही। ए, एसिडिक एसिड प्लस अल्कोहल गिविंग यू एस्टर प्लस पानी। एसिड, अल्कोहल, एस्टर, पानी सब एक दूसरे में सॉल्युबल है। अभी तो उदाहरण देखा था, कहीं होमोजेनस तो नहीं? हाँ है। हाइड्रोजन प्लस CO2 दे रही है CO प्लस पानी। गैस 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 होमोजेनस। गैस 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 होमोजेनस। सॉलिड गैस गैस गंदगी हेट्रोजेनस। सॉलिड सॉलिड गैस हेट्रोजेनस। गैस 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 होमोजेनस। गैस सॉलिड गैस गंदगी हेट्रोजेनस। गैस 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 होमोजेनस। आपने तो क्वेश्चन ही पढ़ा, गैस 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 करते रहे। हाँ, तो हो जाता है इससे। और क्या देखना, फालतू बातें क्यों करना। तो ABCFH 5 ऐसे हैं जो होमोजेनस हैं। अच्छी बात है। अब आप देखिए, जब इक्विलिब्रियम की प्रोसेस है ना, इसमें भी आप, एक तो तरीका था कि आप कहते कि भाई ये तो होमोजेनस होगा या हेट्रोजेनस। एक और तरीका है केमिकल प्रोसेसेस को क्लासिफाई करने का। अच्छा, कौन सा? आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है। ऐसा भी होता है। क्या होता है ये? फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब भैया केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, खाली फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। अच्छा, तो अगर स्टेट चेंज हो रही है, तो जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। क्या 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 बोल दिया? दोबारा बोलता हूँ, सॉलिड से लिक्विड बने या लिक्विड से सॉलिड। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड मतलब फ्रीजिंग। वाह, ये क्या है? ये भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। लिक्विड से वेपर इवेपोरेशन, वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से वेपर सब्लिमेशन, वेपर से सॉलिड डेपोजिशन। अच्छा, इनके तो नाम भी हैं। हाँ, है ना। और ये क्या है? ये प्रोसेसेस फिजिकल प्रोसेसेस हैं, और ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, तो ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती हैं बिल्कुल, एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है इनमें। और कुछ? हाँ, हो सकता है। कैसे? आप किसी गैस को लिक्विड में घोल दीजिए, जैसे जैसे आप वो एरेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं ना, पेप्सी और कोक वो बनाते हैं, तो क्या करते हैं, आपने CO2 को पानी में घोला, और तो फास्फोरिक एसिड वगैरह भी डालते हैं, और लोग कलर शुगर फास्फोरिक एसिड और CO2 डाल के, और थोड़ा फ्लेवर रिवर्स होता है, और लोग पसंद कर लेते हैं उससे। फास्फोरिक एसिड उस पर लिखा होता है, बाकी तो मैं क्या जानूं, पर उसमें बोतली में खुद लिखते हैं कि उसमें फास्फोरिक एसिड खटास के लिए डाला हुआ है उन्होंने। अच्छा, तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस, तो लेकिन वो एग्जांपल किसका है?
गैसें जैसे CO2 लिक्विड में घुल गई, हाँ जी, और कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ना, ना कुछ नहीं हो रहा, घुल गई बेचारी, बस दैट्स इट। तो ये क्या है? ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, जी हाँ। पानी में चीनी घोल दीजिए, अच्छा, तो रिएक्ट कर गई चीनी? ना, नहीं रिएक्ट कर रही, घुल गई बेचारी। पानी उड़ा दोगे, चीनी वापस मिल जाएगी। ये क्या है? ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। Aqueous, gas with aqueous, solid with aqueous, all these are beautiful examples of physical equilibrium. क्या एलोट्रोप्स आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट का इक्विलिब्रियम हो, वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्यों? या रोम्बिक या मोनोक्लिनिक सल्फर का इक्विलिब्रियम हो, भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। एक क्वेश्चन इसी बात पे, ओ वाओ, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम? कौन है फिजिकल इक्विलिब्रियम? क्या आप एक बात समझ रहे हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज हेट्रोजेनस। क्या 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 क्या? इट इज ऑलवेज हेटेरोजेनस। क्यों? फिजिकल भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा, और अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम है तो एक फेज से दूसरे फेज में जाएंगे, यानी कि मोर देन वन फेज होंगे, तो इट हैज टू बी हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। अच्छा, जैसे आप देखिए, तो हर हेटेरोजेनस फिजिकल चेंज नहीं होता, और हर फिजिकल चेंज हेटेरोजेनस अवश्य होता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे पूछा है फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन है, तो केमिस्ट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। H2O का H2O ही है, हाँ, तो ये फिजिकल है, बिल्कुल। N2 और H2 से अमोनिया बन रही है, हाँ, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, बिल्कुल, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना। इसमें रिएक्शन हो गया ना, इसमें हो गया ना, तो खाली एक ही आंसर है। हाँ, तो ठीक है, एक तो है, ए इज द आंसर। अब बारी आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? वेल, अगर केमिकल रिएक्शंस हो और इक्विलिब्रियम में हो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, जैसे कोई एग्जांपल दीजिए। अरे ढेरों एग्जांपल है। पहले तो डेफिनेशन देखिए, क्या है? द स्टेट इन विच द ड्राइविंग फोर्सेस, यानी कि द फोर्सेस which push the reaction forward become equal to the forces which push the reaction backward. जितनी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है, उतनी ही बैकवर्ड आने की टेंडेंसी हो जाए, तो हम कहते हैं कि लो जी, आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ऐसे कहते हैं? हाँ जी। प्लीज नोट, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, हाँ जी, और बैकवर्ड भी आ रहा है। लेकिन जिस रेट से फॉरवर्ड जा रहा है, उसी रेट से बैकवर्ड आ रहा है, दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं, तो कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता, और हम कहते हैं कि लो जी, आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट? ऐसे होता है। जैसे देखिए, आर टकाटक पी, रिएक्टेंट आर है, वो पी बना रहा है, पी रिएक्ट करके आर बना रहा है, ठीक है। इनिशियली एट टी बराबर 0 क्या था? ठीक है, आपके पास है रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, और मतलब मान लीजिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है C और प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन था C और ये नहीं था, तो कुछ था R, तो क्या वो फॉरवर्ड जा रहा है? हाँ, पर P तो है ही नहीं शुरुआत में, तो क्या वो बैकवर्ड आ रहा है? अरे, जो कोई है ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा? तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्या उस समय इक्विलिब्रियम है ना? बिल्कुल, उस समय तो कैसे इक्विलिब्रियम हो सकता है? कोई सेंस नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब शुरुआत में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 है। शुरुआत में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा, वैसे वैसे बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, टिंग टडंग टिंग टडंग टिंग टडंग, ऐसे बढ़ता जाएगा, और बढ़ के ऐसे आ जाएगा। और रिएक्टेंट वक्त के साथ कम होंगे, और जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, उसकी रिएक्ट करके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्लॉट करें, बहुत ही मजेदार है। एक नीचे आ रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है। ऐसे देख सकते हैं आप, बेइंतहा खूबसूरत, इस तरीके से आप इस ग्राफ को बना सकते हैं। आसान है, शानदार है। और ये बाद में फ्लैट क्यों हो गया? आप देखिए, इसका मतलब क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पहले तो बढ़ा 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 बढ़ा, फिर कम होता गया, कम होता गया, चेंज कम होता गया, और ये फ्लैट हो गया वक्त के साथ। फ्लैट हो गया मतलब टाइम, रिएक्शन प्रोग्रेस या वक्त कुछ भी ले लीजिए, वक्त के साथ कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, उसने परिवर्तन करना बंद कर दिया, अर्थात इक्विलिब्रियम आ चुका है। शानदार। और रिएक्टेंट्स का क्या हुआ? रिएक्टेंट्स की भी तो यही कहानी है, वक्त के साथ रिएक्टेंट घटे 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 घटे, और एक वक्त के बाद कांस्टेंट हो गए। कितना इतना कंसंट्रेशन आ गया किसका? रिएक्टेंट का। ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट, है ना। तो हमने कहा इक्विलिब्रियम आने पर कंसंट्रेशन वक्त के साथ बदलना बंद कर देंगे। ठीक है, उचित भी है, ऐसा होता भी है। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, रिएक्टेंट घटते हैं,
हमने जो केस लिया था उसमें रिएक्टेंट ही था, प्रोडक्ट था नहीं, तो रिएक्टेंट घटा, प्रोडक्ट बढ़ा। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले तेज था क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा थे, रिएक्टेंट कम हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होता गया, ऐसे रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ता गया, ऐसे। ठीक है, अच्छी बात है ना। और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए, और न सिर्फ दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जरूर बराबर हो गया होगा रेट ऑफ बैकवर्ड के, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम आता ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात। ये क्या है? उसी चीज को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। यहां देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, अंतर देखिएगा, यहां रेट है, यहां कंसंट्रेशन है। रेट कम हुआ, पहले फॉरवर्ड था ज्यादा, वो कम होता चला गया, बैकवर्ड था जीरो, वो बढ़ता चला गया, और कम होते बढ़ते हुए एक पॉइंट आया जब ये कांस्टेंट हो गए। जब ये कांस्टेंट हो गए तो बस फिर क्या था, ये तो कांस्टेंट हो गए, राइट। ऐसे ही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी बड़ा भव्य और बड़ा खूबसूरत है। ये वक्त के साथ कंसंट्रेशन कम हुआ है रिएक्टेंट का, फिर कांस्टेंट है, प्रोडक्ट बढ़ा है, फिर कांस्टेंट है, यानी कि एक समय के बाद, इतने टाइम के बाद जब कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जी इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है आनंद, अच्छी बात है। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। अब एक तो वो रिएक्शन था जिसमें हमने क्या देखा था, आप देखो बहुत मजेदार चीज, ग्राफ को आप बहुत ध्यान से देखो, ये यहाँ पे मजा आएगा आपको। ये एक ग्राफ है कंसंट्रेशन का, अच्छा, और इसी के साथ ये भी कंसंट्रेशन और ये भी कंसंट्रेशन, तीन तीन ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, हाँ है। तो आप ये देखिए, इसमें तीन कॉम्बिनेशन है, एक तो काट के नीचे आ गया, ये बदतमीज ऊपर चला गया, हाँ है। और यहाँ पे क्या है, ये ऊपर का ऊपर ही रहा, वो नीचे का नीचे ही रहा, हाँ जी। और तीसरे में तो हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम, दोनों बराबर हो गए, हाँ ऐसा भी हो सकता है। एक बात बोलो क्या होगा, दो दो बातें बोलते हो, तीन तीन बोल रहे हो, तीनों सही है। क्यों? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरे भाई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे है। क्या मतलब है आपका? जैसे सबसे आसान ये ग्राफ है, इसको देखिए, शुरुआत में आर ज्यादा था और पी कम था। आर शुरुआत में इनिशियली आर सी नॉट सी था और पी नहीं था। वक्त के साथ आर घटा तो वक्त के साथ आर घटा, वक्त के साथ पी बढ़ा तो वक्त के साथ पी बढ़ा। और ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि जब इक्विलिब्रियम आया तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का था और प्रोडक्ट का, अगर वो तुक्के में बराबर हो गए, क्या गारंटी है बराबर होंगे? कोई गारंटी नहीं है। अगर तुक्के में बराबर हो गए तब हम कहेंगे ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, उसी के विपरीत रिएक्टेंट थोड़ा सा रिएक्ट करके रुक गया, प्रोडक्ट हल्का सा बन के रह गए, तो रिएक्टेंट थोड़ा सा कम हुआ और रुक गया, प्रोडक्ट थोड़े से बढ़े और रुक गए, वही इक्विलिब्रियम आ गया धत्तेरे की, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, रिएक्टेंट छूट गया है, प्रोडक्ट कम ही बना है, देखिए, पर ये हो तो सकता है ना। हाँ, तब क्या होगा, तब ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, लेकिन एक तीसरी संभावना भी है, क्या कि अथाह रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना गया, तो रिएक्टेंट बहुत नीचे आ गया और प्रोडक्ट खूब सारा बन गया तो वो ऊपर आ गया, तो ये ग्राफ काट भी सकते हैं। तो तीनों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन संभव है, ऐसे कट कर लेंगे और या ऐसे आ जाए और या मिलकर एक हो जाए। इन तीनों को देख के आपको हैरान नहीं होना है, घबराना नहीं है, कि एक ही तस्वीर के तीन पहलू हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है जो तीन अलग अलग कंडीशन में तीन अलग अलग तरह के ग्राफ बनाता हुआ दृष्टिगोचर होता है। ठीक, अच्छी बात है। अब आप देखिए होता क्या है इक्विलिब्रियम में, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ जी, तो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के लगातार प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिल्कुल, और उनका कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा। हाँ क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स भी रिएक्ट कर रहे हैं और लगातार रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो ए से बन रहा है बी, तो बी से बन रहा है ए, तो जितना कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उतना ही वापस बन जाता है, जितना कोई प्रोडक्ट बनता है उतना ही रिएक्ट कर जाता है, कंसंट्रेशन वक्त के साथ नहीं बदल रहे किसी के। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन चल रहा है लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम है, राइट। इस तरह से, जैसे ये देखिए N2 + 3H2 टकड़क 2NH3, ठीक है। अब वक्त बीता, N2 और H2 घटे और अमोनिया बढ़ी, N2 और H2 वक्त के साथ घटते चले जाएंगे, अमोनिया बढ़ती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा
जब ना N2 ना H2 ना अमोनिया सब बदलना बंद कर देंगे और हम चौड़े हो जाएंगे। अजी इक्विलिब्रियम आ गया। हाँ, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं क्या, जब इक्विलिब्रियम आ भी चुका है तो ऐसा नहीं है कि N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 नहीं बना रहे और अमोनिया वापस रिएक्ट करके N2 और H2 नहीं बना रही। रिएक्शन तो बदस्तूर जारी है। अच्छा, और एक बात और बताइए, क्या एकदम से NH3 बन जाती है, N2 और H2 टकराए और NH3 बन जाती है? नॉट रियली। क्यों? अमोनिया भी अगर डिकम्पोज करिए N2 और 3H2 में, तो ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा स्टेप हो बीच में कि वो एक हाइड्रोजन दे दे, फिर 2 दे दे, फिर तीनों दे दे और फिर टूट के दोनों अलग हो जाए। मतलब कुछ भी मैकेनिज्म तो कुछ भी हो सकता था, पर हाँ, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चल रहा है, ये हम जरूर कह सकते हैं। इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल, आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने लायक है। देखिए, synthesis of ND3, ND3, जी हाँ, is carried out with exactly the same starting conditions of partial pressure and temperature as of NH3. Oh my God! तो मेरे पास है N2 plus 3H2 टकाटक NH3, ये एक इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही N2 plus 3D2 ड्यूटीरियम डाल दिए। हाँ, क्या किया है? कुछ नहीं, ड्यूटीरियम है और क्या है? ये है ND3। अच्छा, after reaching equilibrium, the equilibrium mixtures of N2H2 ammonia and D2N2 ND3 are mixed. Oh my God! तो आप देखिए, दोनों डब्बे थे, दोनों में अलग अलग इक्विलिब्रियम था, बड़ी खुशी हुई। और जब इक्विलिब्रियम में आ गए और एक जैसे डब्बे थे, मानिए हूबहू, और जब एक जैसे डब्बे थे, सब कुछ था बढ़िया, और फिर हमने क्या किया, हमने उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मेरे पास N2 तो है ही, मेरे पास H2 और D2 दोनों हैं, और NH3 और ND3 ये भी सब एक साथ ही हैं, एकदम मिक्सचर में। अच्छा, तो जैसे N2 H2 से रिएक्ट कर रही थी, वो D2 से भी कर सकती है। जी है। और क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़ी H2 थोड़ी D2 से कर जाए? हाँ जी। ऐसे ही NH3 डिकम्पोज करती थी तो N2 और H2 बनाती थी। हाँ जी। तो वो ND3 डिकम्पोज करेगी तो अकेली ND3 N2 और D2 बनाती, और अब मिक्सचर है तो एक ऐसी चीज होगी जिसको हम कहते हैं स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन हो रहे हैं। तो H के स्थान पर D लग जाएंगे और D के स्थान पर H भी लग सकते हैं। जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन संभव है, सब में लग सकते हैं। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। क्वेश्चन तो पूछो। आइए पूछते हैं, क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल बी प्रेजेंट इन द मिक्सचर? उस मिक्सचर में कौन कौन रहेगा? अमोनिया रहेगी, हाँ। H2 बिल्कुल। HD, HD कैसे बनाया? H2 प्लस D2 टकाटक HD बना सकते थे। हाँ, ठीक है। ड्यूटीरियम बिल्कुल N2, हाँ। ND3 तो थी, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम लग जाएंगी, हाँ। NH2D, NHD2 सब लग, तो सारे होंगे उस मिक्सचर में। और यही तो ब्यूटी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज ट्रीटेड एज अ कंक्लूसिव प्रूफ कि भाई डायनामिक है। हम नई नई वो चीजें भी उसमें प्रकट हो रही हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम था, पहले में और दूसरे में अलग अलग इक्विलिब्रिया थे, तो क्या रिएक्शन रुक गया? ना ना, नहीं रुका, डायनामिक इक्विलिब्रियम था। सबूत क्या है? ये सबूत है, अगर मिला दे तो देखो नई स्पीशीज भी बन जाती है। अगर इक्विलिब्रियम के बाद सब कुछ रुक गया होता तो रिएक्ट करके ये नई चीजें कभी न बनाते। तो ये सबूत है इक्विलिब्रियम के डायनामिक होने का। अच्छी बात है। चलिए, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है? मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो हम बोल देते हैं क्या है? ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। ठीक है। कोई एग्जांपल? N2 और 3H2 का एग्जांपल था। आप देखिए, मजेदार। वक्त के साथ क्या हो रहा है? H2 कम हो रही है, ठीक है। N2 कम हो रही है और अमोनिया बढ़ रही है। वैसे एक बात बताऊं, ये जो ग्राफ बना है, एक बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज दे रहा हूं। एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। आपके लिए छोटा सा इसको डॉटेड लाइन बना पूरा दिखाता हूं। आपसे एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें नेचर ऑफ रिएक्शन तो दिखा दिया गया है कि भाई जैसे जैसे वक्त बीता है, वैसे वैसे N2 और H2 घटे हैं और वैसे वैसे अमोनिया बढ़ी है। हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ग्राफ क्वालिटेटिवली तो सही है, पर इसमें गलती है। क्या? एज अ क्वेश्चन, एज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज इन केमिस्ट्री, आप बता सकते हैं कि इस ग्राफ में गलती क्या है? कम ऑन, सोचिए। इस ग्राफ में, ये तो आपने बनाया है, हाँ, तो क्या हो गया?
और मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, इसमें एक चीज, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके कारण आप देख सकते हो कि द प्लॉटिंग ऑफ दिस ग्राफ इज एक्चुअली रॉन्ग। माय गॉड, कैसे? देखिए और बताइए कैसे। टाइम के साथ H2 घट रही है, हाँ, और N2 घट रही है, जी हाँ, और अमोनिया बढ़ रही है, जी हाँ। तो इसका मतलब है शुरुआत में अमोनिया नहीं थी क्योंकि जीरो है, और बाद में बढ़ जाती है, और शुरुआत में N2 और H2 थे तो वो घट जाते हैं। हाँ जी, यही नहीं, हमें एक चीज और दिख सकती है कि ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इनिशियली हाइड्रोजन ज्यादा थी और नाइट्रोजन कम थी, वो बराबर नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये तो ठीक है, इसमें कोई पाप नहीं है, बढ़िया चीज है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो गलती क्या है फिर? मैंने कहा था, सोचिए, आप दिमाग लगाइए, बताइए क्या गलती है। मैं बताता हूं आपको। इक्वेशन को देख रहे हैं? हाँ जी, क्या 1 मोल नाइट्रोजन, आइडिया आ गया? जी हाँ, 1 मोल नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करती है? अगर रिएक्ट करती है तो उसको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए और उससे 2 मोल अमोनिया बनती है। हाँ जी, तो क्या आप देख सकते हैं कि जितनी हाइड्रोजन, जितनी कमी आई है नाइट्रोजन में, जितनी कमी आई है मतलब इतना रिएक्ट कर गई है नाइट्रोजन, जितना रिएक्ट कर गई है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के ग्राफ में ऐसा लगता है कि लगभग उतना ही रिएक्ट कर गया है। ये गलत है, हाइड्रोजन तो 3 गुनी रिएक्ट कर रही थी। अच्छा, ओ माय गॉड। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? मैं आपको स्केच करके दिखाता हूं, ऐसा होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री का ध्यान नहीं रखा गया है इस ग्राफ में, इस वजह से इस ग्राफ में एरर दिखाई देती है। मैं आपको आपके रेफरेंस के लिए कुछ लाइनें बना देता हूं, 1 2 3। क्या कर रहे हो ये? कंसेप्ट, जैसे ग्राफ पेपर बनता है ना, मैं आपको ऐसे बना के दिखाई देता हूँ ताकि फील आ जाए आपको। अच्छा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ था, ठीक है। और मान लीजिए शुरुआत में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन था 2 मोलर। हाँ जी, ये थी N2 इनिशियली। और मान लीजिए हाइड्रोजन थी 6 मोलर इनिशियली, ठीक है। वक्त बीता, नाइट्रोजन कम हुई, और मान लीजिए नाइट्रोजन कम होते 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 ऐसी हो गई, ठीक है। तो हाइड्रोजन में क्या होगा? नाइट्रोजन 2 से आई है 1 पे, 1 कम ही हुई है। जितना कम हुई है, अगर x गई है नाइट्रोजन तो 3x जाएगी हाइड्रोजन, मत भूलिएगा। तो हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन 2 से 1 हो गई है तो हाइड्रोजन 6 से 3 हो जाएगी। ओ माय गॉड। तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। अच्छा, तो जितना कमी आई है नाइट्रोजन में, उसकी 3 गुनी कमी आती हुई दिखेगी किसमें? हाइड्रोजन में, क्योंकि वो रिएक्ट तो 1:3 के रेशियो में ही कर रहे हैं। अच्छा, और यही नहीं, अगर इंक्रीमेंट दिखाना है तो अमोनिया कितनी बनेगी? 2। अच्छा, तो पहले आप देखें, नाइट्रोजन हो गई 2 से 1 तो 1 यूनिट कम हुई, तो यहाँ पे 2x यानी कि 2 यूनिट्स बन जाएगी। कौन? अमोनिया। 2 यूनिट्स कहाँ है? यहाँ तक है। अमोनिया बढ़ेगी और बढ़ते 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 यहाँ तक आ जाएगी। क्यों? 2 यूनिट्स पे आना है उसमें। ये कैलकुलेशन का भी बड़ा महत्व है, इस पर भी जेई में अतीत में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ध्यान से रखना होगा इसे। आप देखिए, अब इन दोनों ग्राफ्स की तुलना कीजिए, कुछ फर्क एक जैसा दिख रहे हैं? हाँ, आप देखें, यहाँ जितना नीचे आ रही है नाइट्रोजन, उतनी ही लगभग नीचे आती हुई दिखती है हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन को काफी नीचे, 3 गुना नीचे आना चाहिए था। ये गलती थी इसमें, ठीक है। और अगर आपने इसे समझ लिया है, सुधार लिया है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे कर लिए हैं, रिफाइन कर लिए हैं। इसी बात पे थोड़ा आगे बढ़े। हाँ जी, कंडीशंस क्या होती है, कब आता है केमिकल इक्विलिब्रियम? वेल, पहली बात तो रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, डब्बा बंद होना चाहिए। मतलब अगर गैसें हों, और अगर वो डब्बा खुला हुआ है तो कभी भी वो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। क्यों? डब्बा खुला हुआ, गैस भाग जाएगी। अच्छा, एक एक्सेप्शन है इसका। क्या? अगर वो इक्विलिब्रियम O2 या N2 के साथ हो, तो हवा में तो हर तरफ O2 और N2 है और उसका पार्शियल प्रेशर भी फिक्स्ड है, तो उसके हिसाब से बाकियों का कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट होकर इक्विलिब्रियम संभव है। अगर एटमॉस्फेरिक O2 और एटमॉस्फेरिक N2 जो हर जगह वातावरण में है और एक मतलब मस्त तरीके से हैं, उनके साथ अगर इक्विलिब्रियम अटेन करना हो तो फिर भी एक संभावना है,
मार्क माय वर्ड्स, संभावना है, हमेशा होगा गारंटी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिएक्शन कैसा है ना, लेकिन संभावना है। बट अदरवाइज तो डब्बा बंद ही रखिए, कोई दूसरी गैस है तो डब्बा खोलती भाग जाएगी और आप कोई इक्विलिब्रियम वगैरह अटेन नहीं करा पाएंगे उसका, राइट? ठीक है, चलिए। वेल, कैन केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी रिपीट कर रहा हूं, कैन केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस अकर इन एन ओपन कंटेनर? देखिए, मॉलिक्यूल्स भाग जाएंगे बाहर, और वो भाग जाएंगे तो वो लौट के नहीं आएंगे, और जब लौट के नहीं आएंगे फिर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा? बस इसलिए नहीं हो पाता, इसलिए। ठीक, अच्छी बात। At equilibrium, all the macroscopic properties do not change. मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स में शब्द आया था, बड़े स्केल पर, जब आप एटॉमिक स्केल पर या मॉलिक्यूलर स्केल पर न नापें, पूरे ऑब्जेक्ट्स को देखें जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है, तो हम उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक स्केल पे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कलर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, मास, मोल, इनमें से कुछ भी अगर नहीं बदल रहा है, सारी प्रॉपर्टीज वक्त के साथ नहीं बदल रही, हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। ठीक है, एक देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, बेचारे ने डिकम्पोज किया Ca और CO2 में। शुरुआत में T बराबर 0 था, कोई प्रेशर था ही नहीं अंदर अलग से CO2 का। फिर क्या हुआ? फिर ध्यान रखना, ये CO2 के पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर क्या हुआ? एट T बराबर 1 R, यानी कि वक्त भी तो धीमे धीमे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। और आप देखें, यहाँ पर ये मरकरी का कॉलम सेम है, और यहाँ पर अरे ऐसा हो गया क्यों? इस तरफ से यहाँ से ये नीचे चला गया और यहाँ से ऊपर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है अब ज्यादा है, और दिस इज, यहाँ तो कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये सॉरी, ये बंद है। अगर बंद है तो जो भी था, यहाँ पे गैस बड़े वॉल्यूम में थी, जहां भी थी, है ना, तो प्रेशर कुछ था, अब यहाँ पे प्रेशर बदल गया। क्यों? कुछ गैस एक्स्ट्रा निकली तो उसने प्रेशर बढ़ा दिया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा मार दिया, तो मरकरी को धक्का मार के नीचे कर दिया। ठीक है, अब अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद प्रेशर परिवर्तित नहीं हो रहा, उतने का उतना ही है, तो हम कह देंगे अच्छा भैया अब ये इक्विलिब्रियम आ गया था। अगर मरकरी का कॉलम ऊपर नीचे उठ रहा है, गिर रहा है, उसके लेवल चेंज हो रहा है, तो वो डायनामिक, वो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब अभी तक रिएक्शन तो हो रहा है पर इक्विलिब्रियम नहीं आया है। इक्विलिब्रियम आते ही सारे परिवर्तन जीरो हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा कि कुछ चेंज हो रहा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चल रहा है और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या है ये? वेल, वाटर बाथ है। अच्छा, और इसमें आपने क्या किया है? आयोडीन रखी है और उसको सबलाइम करा रहा था, ऐसे ही बर्फ पिघला रहा था। आप देखिए, मजेदार आइडिया से, ये सॉरी, किसी आयोडीन को जो सबलाइम करा रहा था, ठंडक के कर दिया, वापस जम जाएगी। आई मीन देयर आर डिफरेंट वेज, आप अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम को अटेन करा सकते हो, उनकी स्टडी करा सकते हो, व्हिच इज फाइन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते पढ़ते फिर एक नया प्रश्न अपने सामने आके खड़ा होता है, क्या? कि भैया किस हद तक हो रहा है रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना है? मतलब ये कि जैसे मान लीजिए N2+3H2 से आपने रिएक्ट करके बनाया है 2 टाइम्स अमोनिया, और ये इक्विलिब्रियम है, तो ये भी तो हो सकता है कि खाली 10% नाइट्रोजन ने रिएक्ट करके अमोनिया बनाई हो। ये भी हो सकता है कि 25% ने या 50% ने या 99% ने रिएक्ट करके अमोनिया बना दी हो। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसा है, वो किस पे डिपेंड करता है? क्या कोई फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करते हैं? मैं बता सकता हूं कि किस हद तक, कितना परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके बनाएंगे प्रोडक्ट्स। इज देयर अ मेथड टू टॉक अबाउट इट? द आंसर इज यस। यही तो हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह की एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का क्या असर पड़ता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पर? दिस इज व्हाट वी स्टडी एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। आइए आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो इस शब्द को सीख लीजिए कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, किस हद तक फॉरवर्ड जा रहा है, ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक केस ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स लगभग रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना गए, बहुत ही नेग्लिजिबल रिएक्टेंट बच गया। द रिएक्शन विच प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट बहुत कम बचा है, अधिकांश प्रोडक्ट बन गया है। एक तो ऐसे रिएक्शन होते हैं, इनमें कुछ अलग अप्रोक्सीमेशन करके इनको सॉल्व किया जा सकता है, ये बड़े मजेदार केसेस हैं। अच्छा, और दूसरा केस जिसमें रिएक्टेंट की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, बहुत नेग्लिजिबल रिएक्शन होता है,
बहुत जरा सा रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बहुत जरा सा बनता है। ये भी एक दूसरा केस है और ये भी अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व हो जाता है, पता है आपको। अच्छा, और इन जनरल तो भैया रिएक्टेंट ने थोड़ा सा रिएक्ट किया, प्रोडक्ट थोड़ा सा बढ़ गए, ये तो होता ही है। और सिग्निफिकेंटली रिएक्टेंट्स कम हुए, सिग्निफिकेंटली प्रोडक्ट्स बढ़ गए, तो आई मीन ये एक जनरल थर्ड केस तो ऑफ कोर्स है ही सही। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम की, आइए बताता हूं आपको। कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बड़ी प्यारी प्यारी। पहली बात, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब वो कभी रुकता नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहता है, चलता रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, चक्र चलता ही रहता है, सृष्टि के चक्र की तरह। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अच्छा, और अ, एक छोटा सा पॉइंट, स्टूपिड सा पॉइंट था कि ये गैसें इन्वॉल्व हो और इक्विलिब्रियम मांगता है तो डब्बा बंद रखना, क्लोज सिस्टम में ही होगा। ठीक है, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी, यस, इक्विलिब्रियम स्टेट इज स्पॉन्टेनियस। सिस्टम्स अपने आप इक्विलिब्रियम की ओर जाते हैं, हमें उन्हें ढकेलना नहीं पड़ता। जैसे जैसे आप छत पर टहलते हुए बाहर निकल जाएं, क्या होगा? आप हवा में तैरेंगे नहीं, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनियस से अपने आप अटेन हो जाएगा। प्रकृति को डाउट नहीं आता कि इक्विलिब्रियम अटेन करें या ना करें, वो हो ही जाता है। अच्छा, हाँ, ऐसा ही होता है। और एक बहुत मजेदार चीज होती है जिसको लोग कहते हैं कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड या कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। एक ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन का रेट बदल दे, लेकिन रिएक्शन में नेट बैलेंस इक्वेशन लिखने पर उसमें कट जाए। अगर रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट में वापस बन जाए। नेट बैलेंस इक्वेशन में आए बगैर अगर कोई पदार्थ रेट ऑफ रिएक्शन बदल दे तो वो कहलाता है कैटलिस्ट। अच्छा, ऐसा है, हाँ जी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये बिल्कुल भी कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, कैटलिस्ट डालेंगे तो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ना? ना, जल्दी जल्दी बन जाएगा। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो सकता है, ये हो सकता है, पर वो अधिक बन जाएगा प्रोडक्ट। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने की शक्ति कैटलिस्ट में नहीं है। ये लिख लीजिए आप, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, परिभाषा क्या थी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RF इज इक्वल टू RB। यही नहीं, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स सेम। ना, सेम नहीं, रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। हो सकता है रिएक्टेंट ज्यादा और प्रोडक्ट कम, वाइस वर्सा। देयर इज नो गारंटी कि वो बराबर होंगे। हाँ, वक्त के साथ वो बदलना बंद कर देंगे, खाली इस बात की गारंटी है। अच्छी बात है। एक बहुत ही फंडामेंटल कंडीशन और इक्विलिब्रियम की, क्या? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज 0। अच्छा, क्यों? अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा था। डेल्टा जी पॉजिटिव होता मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि फिर बैकवर्ड की डेल्टा जी नेगेटिव हो जाती। लेकिन अगर कहीं नहीं जा रहा, रुका हुआ है, तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज 0, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एंड लास्ट एंड द लीस्ट, नॉट द लीस्ट रादर, इक्विलिब्रियम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसे कैसे अटेन किया गया। एक स्टेप में अटेन करो, कई स्टेप्स में अटेन करो, इट मेक्स नो डिफरेंस। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बदलेंगे नहीं अगर बाकी कंडीशंस बदलेंगी नहीं तो। 8 बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही प्यारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की, राइट। लास्ट जो हमने कही थी उसी को फिर से ग्रामर बदल के कहता हूं, इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। मतलब क्या है आपका, कि आप एक डब्बे में N2 और H2 डालें, शुरू में अमोनिया ना रखें तो उसमें बाद में अमोनिया बन जाएगी। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि उतने ही टेम्परेचर वगैरह पर आप अमोनिया डाल दें सिर्फ, और वो डिकम्पोज करके N2 और H2 दे रहे हैं। अच्छी बात है। तब क्या होगा? तब वो भी, यानी कि पहले वाले को फॉरवर्ड डायरेक्शन से अप्रोच किया है, दूसरे वाले को बैकवर्ड डायरेक्शन से। दोनों में ठीक एक जैसा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। हाँ, हूबहू एक जैसा हो सकता है, यही कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? A, at equilibrium, vapor pressure of a solution, oh बाबा रे,
एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बिकम कांस्टेंट। कोई भी गंध ले आओ कांस्टेंट ही होगी इक्विलिब्रियम पर, क्यों? तभी तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। कैसी बात करते हो? जलती हुई मोमबत्ती, फूटता हुआ बम, वो इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं? नहीं। Approach to equilibrium is fast in initial state, but gradually it decreases. Yes. पहले तेजी से हो रहे हैं परिवर्तन, और बाद में जैसे जैसे रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम के करीब आते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ चेंज कम होता जाएगा। ग्राफ ऐसे है या ऐसे है, फ्लैट, और वो ऐसे बढ़ नहीं रहा है, तेज है तो धीमा हो जाता है। यस। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। हाँ जी, इतना तो बोल लिया, डायनामिक है। ए, सी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स। ग्राफिकल क्वेश्चन है। हाँ, which of the following graphs will correctly represent the equilibrium? A टकड़क P। ठीक है, वेल क्या ए हो सकता है? विल की बजाय मे होना चाहिए, मे करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम। हो सकता है ए कम हुआ तो बी बढ़ा। इसमें स्टोइकोमेट्री में देख लो, एक मोल ए का है तो एक मोल बी का है, जितना ए कम होगा उतना ही बी को बढ़ना चाहिए। विजुअली देख लो क्या ऐसा है, चेक कर लो। क्या डेटा क्वेश्चन में इस तरह का दिया हुआ है? अच्छा होता ग्राफ पेपर बनाया होता। अगर ग्राफ पेपर बोला था तो हम एक्यूरेटली बोल सकते थे, अपने को अंदाजे से बोलना पड़ेगा। एक चीज तो दिख रही है, ए जितना कम हुआ है बी उतना बढ़ा तो नहीं है। तो नेचर ऑफ ग्राफ भले ही मिलता जुलता हो, बट अदरवाइज मतलब ये संभव तो था कि एक बढ़े एक कम हो जाए, बाद में बराबर हो जाए, पर स्टोइकोमेट्री की कसौटी पर एक खरा नहीं उतरा। इट इज अ रॉन्ग आइडिया। अच्छा, और यहां पर आप देखें, इतना बढ़ गया है बी, अरे बाबा। अच्छा, और इतना घट गया है ए, कैसे? इतना। अच्छा, जितना ए घट गया है क्या उतना ही बी बढ़ा है? ऐसा ही होना चाहिए था। कैसा है? लगता तो ऐसे ही बहुत एक्यूरेट नहीं रखा, और रफ में तो लग रहा है। तो क्या ये संभव है? संभव तो है, बी इज फाइन। ठीक है, अब देखिए, ए कम हो रहा है और बी बन रहा है। प्लीज नोट, हमने जो पुराना डिस्कशन किया था, पॉसिबल जो नेचर ऑफ ग्राफ है वो तो ए, बी और सी तीनों का ही है, पर आप देख लें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कितना है। यहाँ पर इतना परिवर्तन है और यहाँ इतना। क्या एक जैसा है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, लगभग आसपास सा दिखता है। और अगर हम बिल्कुल माइक्रोस्कोप लेके न नापें तो एक जैसा ही लग रहा है। पर आई रिपीट, कायदे में ग्राफ देकर एक जैसा होना चाहिए। अगर दे रखा है तो बिल्कुल डाउटलेसली कह सकते हैं कि सही है, और लगभग सही है। हाँ ठीक है, इज पॉसिबल। क्या डी संभव है? डी तो बकवास है, दोनों कैसे कम हो जाएंगे यार? एक बढ़ेगा तब ना दूसरा कम होगा, बिकॉज डी इज रॉन्ग। तो बी एंड सी आर पॉसिबली द करेक्ट आंसर्स, राइट? चलिए अगला देखते हैं। For the synthesis of ammonia by reaction N2 plus 3H2 टकटक 2NH3 inhibits process. The attainment of equilibrium is correctly predicted by the curve. ठीक है, N2 और H2 दोनों कम हुए, अमोनिया बढ़ी। ठीक है, अब इसमें आप देखें, जितनी N2 कम हुई है, H2 क्या उतनी ही कम हुई है? सॉरी, N2 कम हुई है इतनी, और H2 उसकी 3 गुनी तो नहीं लग रही है। तो क्या एक ग्राफ सही है? ना, गलत है। दोनों कम हो रहे हैं, अमोनिया बढ़ रही है, अच्छी बात है, पर रेशियो गड़बड़ है, ठीक नहीं है। यहाँ पे क्या है, N2 बढ़ गई, और पापा, और H2 और अमोनिया कम हो गए। ये तो बड़ी गंदी बातें, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या है, N2 और अमोनिया बढ़ गए, और बाप, और H2 कम हो गए। ऐसा थोड़ी होता है, रिएक्टेंट दोनों कम होंगे यार, ये तो गलत बात बोल दी आपने, सी तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे H2 और अमोनिया बढ़ गए और N2 कम हो गई, ऐसा भी नहीं हो सकता भैया। N2 कम होगी तो H2 को कम ही होना पड़ेगा, एक बढ़ेगी तो दूसरा बढ़ेगा, साथ साथ है। तो बी, सी और डी तो बिल्कुल गलत है। आपने तो सारे गलत कर दिए। हाँ, तो फिर अपने को क्या, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में गले पड़ जाएं तो हमें ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए अपना। अच्छा, तो एग्जाम तो सही सही आएगा ना? अक्सर सही आता है, पर थोड़ी बहुत गलतियां तो जेई में, मेन वगैरह में भी हो जाती हैं। एडवांस में भी एक आध क्वेश्चन बोनस हुए, ऐसा नहीं। अच्छा, एग्जाम में सर्कमस्टांसेस में चूंकि बी, सी और डी तो बिल्कुल होली जला दी है लॉजिक की। रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, ये तो संभव ही नहीं था। तो बी, सी और डी तो आउटराइट गलत है। ए में एटलीस्ट इतना तो है कि N2H2 कम हो रहे हैं, अमोनिया बढ़ रही है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कायदे में सही दिखाना चाहिए था। अगर उस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दें, कहां लिखा है नेग्लेक्ट कर दें? लिखा नहीं है, पर अगर एक ही चुनना था
या तो बोल दें चारों गलत है, बोनस से निकल जाएँ और या फिर आप ए को मार्क कर सकते हैं। ए कम गलत है, बी, सी और डी तो असंभव है। ए, डी मतलब इट इज़ नॉट द नेचर ऑफ ग्राफ थोड़ा-सा ठीक है। बाकी अगर बिल्कुल एक्यूरेटली देखेंगे, चारों में ही गड़बड़ है क्योंकि ए में स्टोइकियोमेट्री की गलती तो है ही, जितना कम हुआ था N2 उसकी 3 टाइम्स कम होनी चाहिए थी H2 और उसकी N2 की 2 टाइम्स बढ़नी चाहिए थी अमोनिया। अगर ऐसा होता तब हम इस ग्राफ को बिल्कुल सही मानते। कुछ न मान रहे या तो आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ दें, बोनस हो जाएंगे और या फिर ए आंसर चिपका सकते हैं। तो ये कभी-कभी जेईई मेन अड़ जाता है गलत-सलत आंसर्स पर और उसको सही मान लेता है। ऐसी बातें करें, इतने महान एग्जाम की आप निंदा करें, निंदा नहीं करो, मैं तो सच बता रहा हूँ। ऐसा अतीत में देखा है और मैं सबूत के साथ बोल सकता हूँ। इतिहास क्वेश्चन आपके सामने है, साइंस बहुत ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट है और कोई भी देख सकता है उसे और बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। अब तो ठीक कर लेते हैं हम। राइट? चलिए, गौर क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन? हेबर्स प्रोसेस के तो पीछे ही पड़ गए हैं हम। इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, जी हाँ। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। होमोजेनस है, बिल्कुल है। हेटेरोजेनस है, नहीं है। ए, बी, सी तीनों सही ऑप्शन है। प्यारा क्वेश्चन है, खूबसूरत है और ये तो सही होना ही था। Which of the following examples is are of dynamic equilibria? All the chemical equilibria are very much dynamic. ठीक है। Industrial synthesis of ammonia, yes. A rocking chair that has stopped rocking. बोले भगवान, तो क्या होगा? कुर्सियां उर्सियां तो रखी होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक नहीं है। हाँ। A bank account that maintains an average monthly balance of this despite numerous withdrawals and deposit. पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है और चेंज नहीं हो रहा, तो डायनामिक है। ठीक है। नन ऑफ दीज आप जो कहेंगे सही उत्तर है ए और सी। एक और बिल्कुल, which of the following is correct about chemical equilibrium? Delta G at a given temperature pressure is zero at equilibrium. Yes. Equilibrium involving gases is established only in a closed, नहीं closed system, ये तो गलत बात बोल दी। Catalyst has no effect on equilibrium state. सत्य है, जल्दी अटेन हो जाएगा पर concentrations पर अंतर नहीं पड़ेगा। The reaction stops at equilibrium. ना, it appears to stop at equilibrium. वास्तव में तो रिएक्शन बदस्तूर चलते रहते हैं। A and C are correct answers. बहुत प्यारा रहा आज का सेशन, बहुत सारी बातें हमने करी आज, बिल्कुल बेसिक नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करी है हमने। इसी के साथ मैथमेटिकल इक्वेशंस को जोड़ेंगे अगली बार, थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। आज हम बिल्कुल सब सरफेस पर थे, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के दर्शन करे हैं, नमस्कार किया है। थोड़ा गहरे उतरेंगे और एंजॉय करेंगे डेप्थ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगली बार। तब तक के लिए रहिए तैयार, काम करते रहिए और बढ़िया से असाइनमेंट्स करते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।